बहुत कम ऐसा होता है कि साधारण लोग जैसे जॉन और मैं गर्मियों के लिए कोई पुराना खानदानी घर ले पाए। एक पुरानी हवेली जो पीढ़ियों से चली आ रही हो। मैं तो यह भी कहूँगी कि शायद यह भूतिया हो और ऐसा होना है जैसे सपनों की हद होगी, लेकिन यह किस्मत से कुछ ज़्यादा ही महंगा होगा। फिर भी मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस जगह में कुछ अजीब सा ज़रूर है। वैसे इसे इतना सस्ता क्यों दिया गया होगा और इतनी लंबी अवधि तक खाली क्यों पड़ी रही? जॉन मुझ पर हंसता है, जाहिर है, लेकिन शादी में ऐसा होना स्वाभाविक है। जॉन बेहद व्यवहारिक है, उसे विश्वास जैसी बातों में धैर्य नहीं, अंधविश्वास से तो उसे गहरी नफरत है। और जो बातें महसूस न की जा सके, देखी न जा सके या जिनका हिसाब किताब में न आ सके, उन पर वो खुलेआम हंसी उड़ाता है। जॉन एक डॉक्टर है और शायद मैं यह किसी इंसान से कभी नहीं कहूँगी, लेकिन यह कागज़ तो बेजान है और मेरे मन को हल्का कर रहा है। शायद यही एक वजह है कि मेरी तबीयत जल्दी सुधर नहीं रही। आप देखिए, वो मानता ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, और ऐसे में कोई क्या करे? अगर कोई उच्च प्रतिष्ठा वाला डॉक्टर और वो भी आपका अपना पति दोस्तों और रिश्तेदारों को यह भरोसा दिलाए कि आपको कोई गंभीर समस्या नहीं, सिर्फ एक अस्थायी मानसिक थकावट है, थोड़ी सी हिस्टोरिकल प्रवृत्ति, तो कोई क्या कर सकता है? मेरा भाई भी एक डॉक्टर है, वो भी बहुत ऊंचे दर्जे का है, और वो भी यही बात कहता है। तो मैं फास्फेटस या फस्फाइटस जो भी हो खाती हूँ, टॉनिक लेती हूँ, यात्राएं करती हूँ, खुली हवा में जाती हूँ और व्यायाम करती हूँ। और मुझे सख्ती से मना किया गया है कि काम ना करूं जब तक मैं पूरी तरह से ठीक न हो जाऊं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि मनपसंद काम जो रोमांचक हो और जिसमें बदलाव हो मुझे बेहतर महसूस करा सकता है। लेकिन कोई करे भी तो क्या? मैंने थोड़े समय तक लिखा बिना उनकी परवाह किए बिना, लेकिन यह मुझे बहुत थका देता था, क्योंकि इसे छुप कर करना पड़ता है, वरना भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी स्थिति में अगर मुझे कम विरोध या ज़्यादा साथ दिया जाए। लेकिन जॉन कहता है कि सबसे खराब बात यह है कि मैं अपनी हालात के बारे में सोचूं, और सच कहूँ तो ऐसा सोचने में मुझे हमेशा बुरा ही महसूस होता। इसलिए मैं इस बार सोचना छोड़ देती हूँ और अब घर की बात करती हूँ। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। एक सड़क से काफ़ी दूर एकदम अलग थलग खड़ा है, गांव से पूरे 3 मील की दूरी पर। यह मुझे उन अंग्रेजों जगहों की याद दिलाता है जिनके बारे में आप किताबों में पढ़ते हैं। चारों तरफ झाड़ियाँ, दीवारें और बंद होने वाले गेट हैं, और बागबानों और नौकरों के लिए अलग अलग छोटे घर। यहाँ एक लाजवाब बगीचा है। मैंने ऐसा बगीचा कभी नहीं देखा, बड़ा और छायादार, चारों ओर झाड़ियों से घिरी पगडंडियाँ और अंगूर के बेलों से ढकी हुई लंबी टहनियाँ जिनके नीचे बैठने की जगह बनी हुई है। यहाँ ग्रीन हाउस भी थे, लेकिन अब वे टूट चुके हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई कानूनी विवाद था, कुछ वारिसों या सहवारिसों के बीच। जो भी हो, यह जगह सालों से खाली पड़ी हुई है। यह सब मेरे भूतिया ख्याल का थोड़ा खराब करता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। इस घर में कुछ अजीब तो ज़रूर है, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। मैंने यह बात एक चांदनी रात को जॉन से भी कही, लेकिन उसने कहा जो मैं महसूस कर रही थी बस वो हवा का झोंका था, और उसने खिड़की बंद कर दी। कभी कभी मुझे जॉन पर बेवजह बहुत गुस्सा आ जाता। मुझे यकीन है कि मैंने पहले इतनी संवेदनशील नहीं थी। मुझे लगता है कि यह मेरी मानसिक स्थिति की वजह से है। लेकिन जॉन कहता कि अगर मैं ऐसा महसूस करती हूँ तो मैं अपने आत्म नियंत्रण की अनदेखी कर दूँ। इसलिए मैं खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करती हूँ, कम से कम उसके सामने, और यही मुझे बहुत थका देता। मुझे हमारा कमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं वह कमरा चाहती थी जो नीचे था, जो बरामदे की तरफ खुलता था और जिसकी खिड़कियों पर गुलाब चढ़े हुए थे और जिसमें पुराने जमाने के सुंदर कपड़े के पर्दे लगे थे। लेकिन जॉन ने इसके लिए भी मना कर दिया। उसने कहा कि वहाँ सिर्फ एक खिड़की थी और 2 बिस्तरों के लिए जगह नहीं थी, और अगर वह दूसरा कमरा लेता तो उसके लिए पास में कोई और कमरा नहीं होता। वो बहुत ध्यान रखने वाला और प्यार करने वाला है, और मुझे बिना खास हिदायत के हिलने डुलने भी नहीं देता। मेरे पास के हर घंटे के लिए एक तय शेड्यूल था। वो मेरी हर जिम्मेदारी खुद ले लेता, और मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत ही कृतघ्न हूँ जो उसकी हर देखभाल की कद्र और ज़्यादा नहीं करती। उसने कहा कि हम यहाँ सिर्फ मेरी वजह से आए हैं, ताकि मुझे पूरी तरह से आराम मिल सके, और जितनी हवा मैं ले सकती हूँ वह सब मुझे मिले। तुम्हारा व्यायाम तुम्हारी ताकत पर निर्भर करता है मेरी जॉन, उसने कहा, और तुम्हारा खाना तुम्हारी भूख पर। लेकिन
हवा तुम जितना चाहे ले सकती हो, इसलिए हमने घर के सबसे ऊपर की नर्सरी ली है। यह एक बड़ा खुला और हवादार कमरा है, लगभग पूरे मंजिल जितना, जिसमें चारों दिशाओं से खिड़कियां हैं और भरपूर हवा और धूप आती है। मुझे लगता है कि यह पहले नर्सरी थी, फिर खेलने का कमरा और फिर व्यायामशाला बना होगा, क्योंकि खिड़कियों पर छोटे बच्चों के लिए सलाखें हैं और दीवारों में अंगूठियां और अन्य चीजें लगी हुई हैं। इस कमरे की पेंटिंग और वॉलपेपर ऐसे लगते हैं जैसे किसी लड़कों के स्कूल ने इस्तेमाल किया। वॉलपेपर जगह जगह से फटा हुआ है। मेरे बिस्तर के सिहराने से के चारों ओर, जितनी दूर तक मैं हाथ बढ़ा सकती हूँ। और कमरे के दूसरी तरफ एक बड़े हिस्से में नीचे की ओर, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ख़राब वॉलपेपर कभी नहीं देखा। यह उन बेतरतीब और भड़कीले डिज़ाइनों में से एक है जो हर तरह की कलात्मक गलती करते हैं। यह इतना फीका है कि आंखों को भ्रमित कर देता है, लेकिन इतना स्पष्ट भी है कि लगातार चिढ़ाता है और उसे ध्यान से देखने को उत्सुकता है। जब आप इसकी टेढ़ी मेढ़ी और अनिश्चितता रेखाओं को थोड़ी दूर तक देखते हैं तो वे अचानक आत्महत्या कर लेती हैं, बेहुदा कोड़ों पर मुड़ जाती हैं और खुद को अप्रायश्चित विरोधाभास में बर्बाद कर देती हैं। इसका रंग बहुत ही विचित्र और लगभग घिनौना है, जैसे कुछ सुलगता हुआ मौत सा पीला रंग, जिसमें धीमे धीमे घूमती धूप की वजह से अजीब तरह से फीका पड़ गया है। कहीं यह धुंधला लेकिन चमकीला नारंगी दिखाई देता है, तो कहीं बीमार सा गंधक जैसा पीला। कोई ताज्जुब नहीं है कि बच्चों को यह पसंद नहीं आया। अगर मुझे इस कमरे में लंबे समय तक रहना पड़े तो मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। लो, जॉन आ रहा है। अब मुझे लिखना बंद करना होगा। यह मेरा एक शब्द भी लिखना पसंद नहीं है। हम यहाँ 2 हफ्तों से हैं और उस पहले दिन के बाद मुझे लिखने का मन ही नहीं हुआ। अब मैं खिड़की के पास बैठी हूँ इस भयानक नर्सरी में, और मेरी ताकत की कमी के अलावा कोई भी चीज़ मुझे लिखने से नहीं रोक सकती। जॉन पूरे दिन बाहर रहता है और कभी कभी रात में, जब उसके मरीज की हालत गंभीर होती है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन यह मानसिक परेशानियाँ बेहद निराशाजनक होती हैं। जॉन को यह भी नहीं पता कि मैं सच में कितनी तकलीफ झेलती हूँ। वो जानता है कि तकलीफ की कोई वजह नहीं है और बस यही बात है कि उसे संतुष्टि कर देती है। जाहिर है ये बस घबराहट है, लेकिन इसका बोझ मुझ पर इतना भारी है कि मैं अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पा रही। मैंने सोचा था कि मैं जॉन के लिए एक मददगार, सच्चा सहारा और सुकून बनूंगी, लेकिन यहाँ मैं पहले से ही एक बोझ बन गई हूँ। कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि थोड़ा बहुत मैं कर पाती, जैसे कि कपड़े पहनना, मेहमानों से मिलना या चीज़ों का ध्यान रखना, वो भी कितना बड़ा प्रयास लगता है। यह अच्छा है कि मेरे बच्चे के साथ इतनी अच्छी है, कितना प्यारा बच्चा है, और फिर भी मैं उसके साथ नहीं रह पाती, क्योंकि यह मुझे बहुत बेचैन कर देता है। मुझे लगता है कि जॉन अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी बेचैन नहीं हुआ। वो तो इस वॉलपेपर को लेकर मुझ पर हंसता है। पहले तो उसने सोचा था कि कमरे में वॉलपेपर बदलवा देगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि मैं इसे अपने ऊपर हावी होने दे रही हूँ, और यह है कि घबराए हुए मरीज के लिए ऐसी बातों को आगे झुकना सबसे बुरी चीज़ होती है। उसने कहा कि अगर वॉलपेपर बदल दिया जाए तो अगली परेशानी भारी पलंग होगी, उसके बाद खिड़कियों पर लगी सलाखें, और फिर सीढ़ियों के ऊपर लगा गेट, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तुम्हें पता है यह जगह तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, जॉन ने कहा। और सच में प्रिय, मैं केवल 3 महीनों के किराए के लिए घर को फिर से बनवाने में दिलचस्पी नहीं रखता, तो फिर हमें नीचे वाले कमरे में जाने दो, मैंने कहा। वहाँ बहुत सुंदर कमरे हैं। तब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया, मुझे एक प्यारी सी नादान कहा और कहा कि अगर मैं चाहूँ तो वह नीचे तहखाने में भी जा सकता है, और साथ ही उसने सफ़ेदी करवा दी। लेकिन वह पलंग और खिड़कियों की बातों में सही है। यह कमरा इतना हवादार और आरामदायक है जितना कोई चाहे, और निश्चित रूप से मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि केवल अपनी एक इच्छा के लिए उसे असुविधा में डालूं। मैं सच में इसे बड़े कमरे की आदत डालने लगी हूँ, सिवाय उस भयानक वॉलपेपर की। एक खिड़की से मुझे बगीचा दिखता है, वो रहस्यमयी गहरे छायादार मेहराब, पुराने ज़माने के खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल, झाड़ियाँ और टेढ़े मेढ़े पेड़। दूसरी खिड़की से मुझे खाड़ी का अद्भुत दृश्य दिखता है, और उस पर संपत्ति का एक छोटा निजी घाट भी।
एक सुंदर छायादार गली घर से वहाँ तक जाती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि इन कई रास्तों और मेहराबों में लोग चलते होंगे, लेकिन जॉन मुझे चेतावनी दी है कि मुझे अपनी कल्पनाओं में बहकने नहीं देना चाहिए। वो कहता है कि मेरी कल्पना शक्ति और कहानी गढ़ने की आदत के साथ मेरी घबराहट की स्थिति निश्चित रूप से हर प्रकार की उत्तेजित कल्पनाओं को जन्म दे सकती है, और मुझे अपनी इच्छा शक्ति और समझदारी का उपयोग करके इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत लिखने लायक ठीक हो जाऊँ तो यह मेरे विचारों के दबाव को हल्का कर सकता है और मुझे आराम मिल सकता है। लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। यह बहुत निराशाजनक है कि मेरे काम पर कोई सलाह या साथ नहीं है। जॉन कहता है कि जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी तब हम कज़न हेनरी और जूलिया को एक लंबे समय के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन वो कहता है कि मुझे उनके जैसे उत्तेजित लोगों के पास अभी ले जाना जैसे मेरे तकिए में पटाखे रख देना होगा। काश मैं जल्दी ठीक हो पाती, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। यह वॉलपेपर मुझे ऐसा लगता है जैसे इसे पता हो कि इसका प्रभाव कितना बुरा है। वहाँ एक बार बार आने वाला धब्बा है, जैसे पैटर्न ऐसा लगता है कि जैसे किसी की टूटी हुई गर्दन हो और दो उभरी हुई आंखें उल्टी दिशा में आपको घूर रही हैं। मुझे वह वॉलपेपर की दृढ़ता और उसके न खत्म होने वाला पैटर्न पर सोच में गुस्सा आता है। ये ऊपर नीचे और इधर उधर रेंगते रहते हैं और वो बेवकूफ़ी भरी बिना पलक झपकाने वाली आंखें हर जगह हैं। हर जगह तो ऐसा है जैसे दो हिस्सों में आपस में मेल नहीं खाते, और आंखें पूरी लाइन के ऊपर नीचे घूमती है, एक दूसरे से थोड़ी ऊंचाई पर। मैंने कभी किसी निर्जीव चीज को इतना भाव नहीं देखा, और हम सभी जानते हैं कि उनमें कितना भाव हो सकता है। मैं बचपन में जागती रहती थी और खाली दीवारों और सादे फर्नीचर से इतना मनोरंजन और डर महसूस करती थी जितना शायद ज़्यादातर बच्चे खिलौनों की दुकान से भी नहीं कर सकते थे। मुझे याद है हमारे पुराने बड़े ब्यूरो की नाव्स कैसे दोस्ताना झपकी देती थी, और एक कुर्सी तो हमेशा एक मजबूत दोस्त जैसी लगती थी। मुझे लगता था कि अगर बाकी चीज़ें बहुत डरावनी लगने लगे तो मैं उस कुर्सी पर कूद जाऊंगी और वहाँ सुरक्षित महसूस करूंगी। इस कमरे का फर्नीचर बुरा तो नहीं है, पर थोड़ा असंगत है क्योंकि इसे नीचे लाना पड़ा। मुझे लगता है कि इसे प्लेरूम की तरफ इस्तेमाल किया जाता था, तो बच्चों की चीज़ों को यह से हटाना पड़ता होगा, और कोई हैरानी नहीं। मैंने कभी ऐसा नुकसान नहीं देखा जैसे बच्चों ने यहाँ किया है। जैसा मैंने पहले बताया, वॉलपेपर जगह जगह से उखड़ा हुआ है और यह भाई से भी ज़्यादा चिपका रहता है। उनमें नफरत के साथ धीरज भी खूब रहा होगा। फर्श भी खरोचों से भरा हुआ है, कहीं कहीं से उखड़ा और कहीं से फटा हुआ। प्लास्टर भी कुछ जगहों से खुदा हुआ है, और यह भारी भरकम पलंग जो हमें इस कमरे में मिला, ऐसा लगता है जैसे यह किसी युद्ध से होकर आया हो। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उस वॉलपेपर को छोड़कर। लो, जॉन की बहन आ गई। कितनी प्यारी लड़की है वह, और मेरा कितना ख्याल रखती है। मुझे उसे खिलते हुए नहीं देखना चाहिए। वह एक आदर्श और उत्साही गृहिणी है और इसे बेहतर पेशे की उम्मीद भी नहीं करती। मुझे तो सच में लगता है कि वह मानती है कि मेरी बीमारी का कारण यही लिखना है, लेकिन मैं तब लिख सकती हूँ जब वो बाहर हो और इन खिड़कियों से उसे दूर देख सकती हूँ। एक खिड़की सड़क पर नजर डालती है जो एक सुंदर छायादार और घुमावदार रास्ता है, और दूसरी खिड़की से खुले मैदान दिखते हैं। कितना सुंदर है यह देश, बड़े बड़े एकलम के पेड़ और मखमली घास के मैदान से भरा हुआ। पर इस वॉलपेपर में एक अलग तरह का ऊट पैटर्न भी है जो थोड़े अलग रंग में दिखाई देता है। यह खास तौर पर परेशान करने वाला है क्योंकि इसे केवल खास रोशनी में देखा जा सकता है, वो भी साफ साफ नहीं। लेकिन जहाँ यह फीका नहीं है और जहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल सही पड़ती है, मैं एक अजीब उकसाने वाली बिना किसी आकार की आकृति देख सकती हूँ जो उस मूर्खतापूर्ण और चटकीले मुख्य डिजाइन के पीछे जैसी छिपी सी नजर आती है। लो, सीढ़ी पर बहन आ गई है। तो आखिरकार 4 जुलाई ख़त्म हुआ। सभी लोग चले गए हैं और मैं पूरी तरह थकी हुई हूँ। जॉन को लगा कि थोड़ी बहुत कंपनी शायद मेरे लिए अच्छी हो, इसलिए हमने माँ, नेली और बच्चों को एक हफ्ते के लिए बुला लिया। जॉन कहते हैं कि अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुई तो वो मुझे पतझड़ में वियर मिशेल के पास भेज देंगे,
लेकिन मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मेरी एक दोस्त पहले उसके पास गई थी और उसका कहना है कि वह जॉन और मेरे भाई जैसे हैं, बल्कि उनसे भी ज़्यादा सख्त। इसके अलावा वहाँ जाना अपने आप में काफ़ी बड़ा काम है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करने के लायक भी बचा है। और जब मैं भयंकर चिड़चिड़ी और शिकायत करने वाली हो गई हूँ, मैं ज़रा सी बात पर रो देती हूँ और ज़्यादातर समय रोती ही रहती हूँ। जब जॉन यहाँ होते हैं या कोई और तो मैं बिल्कुल नहीं रोती, लेकिन जब मैं अकेली होती हूँ और इस समय मैं काफ़ी ज़्यादा अकेली रहती हूँ। जॉन अक्सर गंभीर मामलों के कारण शहर रुक जाते हैं और जेन भी अच्छी है। वो मुझे तब नहीं परेशान करती जब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो मैं कभी कभी बगीचे में घूमती हूँ या उस प्यारी गली में जाती हूँ, गुलाबों के नीचे बरामदे में बैठती हूँ और यहाँ ऊपर बिस्तर पर लेटी रहती हूँ। धीरे धीरे मुझे इस कमरे में काफ़ी लगाव हो गया है, हालांकि उस वॉलपेपर को छोड़कर। शायद उसी वॉलपेपर की वजह से, क्योंकि वो मेरे दिमाग पर छा गया है। मैं यहाँ इस विशाल अचल बिस्तर पर लेटी रहती हूँ और जो शायद कील से ठोका गया है, और उस पैटर्न को घंटों तक घूरती रहती। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि यह जिम्नास्टिक जितना ही थका देने वाला है। मान लीजिए मैं नीचे से शुरू करती हूँ, उस कोने से जहाँ इसे हाथ तक नहीं लगाया गया है, और फिर हजारवीं बार तय करती हूँ कि मैं उस बेवजह से पैटर्न को किसी न किसी नतीजे तक पहुँच कर रहूँगी। मुझे डिजाइन के सिद्धांतों की थोड़ी बहुत समझ है और मुझे पता है कि यह वॉलपेपर किसी भी नियम जैसे रेडिएशन, अल्टरनेशन, रिपीटेशन, सिमेट्री या किसी और चीज़ पर आधारित नहीं है जिनके बारे में मैंने कभी न सुना हो। यह वॉलपेपर निश्चित रूप से चौड़ाई में तो दोहराया गया है, लेकिन और किसी तरह से नहीं। अगर इसे ख़ास तरीके से देखें तो यह हर चौड़ाई अलग खड़ी नज़र आती है। इसकी उभरी हुई घुमावदार आकृतियाँ और सजावटें किसी विकृति रोमांचक शैली जैसी दिखती हैं, मानो कोई शराब के नशे में लड़खड़ा रहा हो। ये अलग अलग खंभों में ऊपर नीचे चलते हुए बिल्कुल व्यवस्था को दर्शाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ये तिरछे जुड़ते हैं और उनकी फैली हुई रूपाएं रेखा बड़ी तिरछी लहरें में एक तरह की भयानक दृष्टि उत्पन्न करती है। ये लहरें ऐसी लगती हैं जैसे ढेर सारी समुद्री घासें दीवार पर सर पर दौड़ रही हों। पूरी चीज़ क्षैतिज रूप से भी चलती है, कम से कम ऐसा प्रतीत होता है, और मैं इसे उस दिशा में समझने की कोशिश में थक जाती हूँ। उन्होंने फ्रिज के लिए क्षैतिज चौड़ाई का उपयोग किया है और यह भ्रम को और बढ़ा देता है। कमरे के एक छोर पर वह वॉलपेपर लगभग सही सलामत है। वहाँ जब क्रॉस लाइट फीकी पड़ती है और डूबता हुआ सूरज धीरे धीरे इस पर चमकता है, तो मैं लगभग कल्पना कर सकती हूँ कि यह चीज़ किसी केंद्रीय बिंदु से विकिरण की तरह फैल रहा है। इसे अंतहीन विकृति रूप की किसी सामान्य केंद्र के आसपास आकार लेते प्रतीत होते हैं और समान रूप से विचलित होकर तेज गति से फैल जाते हैं। इसे देखने और समझने की कोशिश में मैं थक जाती हूँ। शायद अब मैं थोड़ी झपकी ले लूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों लिख रही हूँ। मैं नहीं चाहती, मुझे ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, और मुझे पता है कि जॉन को ये सब बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लगेगा। जॉन दवाओं, टॉनिक, शराब, वाइन और अच्छे खाने के बारे में सोचते हैं। प्यारे जॉन, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे बीमार देखना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैंने उन्हें गंभीर और समझदारी भरी बात करने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें समझाया कि मैं चाहती हूँ कि वह मुझे कज़न हेनरी और जूलिया के पास कुछ दिन बिताने के लिए भेज दें, लेकिन जॉन ने कहा कि मेरी तबीयत इस लायक नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ, और वहाँ पहुँचने के बाद तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊँगी। मुझे अपनी बात सही से समझाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं बात ख़त्म होने से पहले ही रो पड़ी। मुझे समझ नहीं आता मैं यह क्यों लिखना चाहिए। मैं इसे लिखना ही नहीं चाहती। मुझे लगता है मैं सक्षम नहीं हूँ, और मुझे पता है कि जॉन इसे बेवकूफ़ी समझेंगे, लेकिन मुझे जो महसूस होता है और जो मैं सोचती हूँ उसे किसी न किसी तरह से कहना ज़रूरी लगता है। यह मेरे लिए तरह से राहत है, हालांकि अब इसे लिखने की कोशिश राहत से ज़्यादा कठिन लगती है। अब आधे समय मैं भयानक सुस्ती महसूस करती हूँ और ज़्यादातर लेटी रहती हूँ। जॉन कहते हैं मुझे अपनी ताकत नहीं खोनी चाहिए, इसलिए वह मुझे कार्ड, क्विलर आयल, टेनिस एल और वाइन और ख़ास किस्म का खाने खुद कहते हैं। प्यारे जॉन ने मुझे अपनी बाहों में उठाया, मुझे ऊपर ले गए, बिस्तर पर लिटा दिया
और मेरे पास बैठकर पढ़ने लगे जब तक कि मेरे सिर को थकान महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनकी मैं प्यारी हूँ, उनकी सुकून और सब कुछ हूँ। मैं उन्हें उनके लिए खुद का ख्याल रखना चाहिए और ठीक रहना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे इससे बाहर निकलने में कोई और मदद नहीं कर सकता, केवल मैं खुद। मुझे अपनी इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण का उपयोग करना होगा और किसी भी मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक बात से सुकून है, बच्चा ठीक और खुश है और उसे इस डरावने वॉलपेपर वाले कमरे में रहना नहीं पड़ा। अगर हमने इस कमरे का इस्तेमाल नहीं किया होता तो उस प्यारे बच्चे को करना पड़ता। कितनी बड़ी राहत है। मैं कभी इस बारे में पहले नहीं सोच पाई थी, लेकिन अब लगता है कि जॉन ने मुझे यहाँ रखा। यह सही किया। आप देख सकते हैं इस कमरे को मुझे ज़्यादा एक बच्चे के लिए झेलना मुश्किल होता। अब मैं उनके सामने उनका जिक्र नहीं करती। मैं इतनी समझदार हो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पर नज़र रखती हूँ। उस वॉलपेपर में ऐसी बातें छुपी हैं जो सिर्फ मुझे पता है और शायद किसी को कभी नहीं पता चलेगी। उस बाहरी पैटर्न के पीछे हल्की आकृति हर दिन और साफ होती जा रही है। वह हमेशा एक ही आकार की होती है, बस बहुत सारी, और ऐसा लगता है वह एक औरत हो जो झुककर उस पैटर्न के पीछे से रेंग रही हो। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं सोचने लगती काश जॉन मुझे यहाँ से ले जाते। जॉन से मेरी स्थिति के बारे में बात करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत समझदार है और मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैंने कल रात कोशिश की। चांदनी ही रात थी। चांदनी हर तरफ से ऐसी फैल रही थी जैसे दिन में सूरज की रोशनी। कभी कभी मुझे चांदनी देखना अच्छा नहीं लगता। यह इतनी धीरे आती है और हर बार किसी खिड़की से घुसती है। जॉन सो रहे थे और मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप बैठी रही और उस लहरदार वॉलपेपर पर पड़ती चांदनी को देखती रही। उसे देखते देखते मुझे एक अजीब सा डर लगने लगा। वह हल्की सी आकृति जो पैटर्न के पीछे दिख रही थी, वह उसे हिलाती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वह बाहर आना चाहती हो। मैं धीरे से उठी और यह देखने के लिए पास गई कि क्या सच में वह कागज हिल रहा है। लेकिन जब मैं वापस आई तो देखा कि जॉन जग गए थे। क्या बात है मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। ऐसे मत चलो फिरो, ठंड लग जाएगी। मुझे लगा कि यह बात करने का सही समय है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रही और मेरी इच्छा है कि वह मुझे यहाँ से ले जाए। अरे प्रिय, उन्होंने कहा, हमारा मकान 3 हफ्तों में खाली हो जाएगा और मुझे यहाँ से जाने का कोई तरीका नहीं सोच रहा। घर की मरम्मत अभी पूरी नहीं हुई और मैं अभी शहर छोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई बड़ा खतरा होता तो मैं ज़रूर कुछ करता, लेकिन सच कहूँ तो तुमसे पहले बेहतर हो रही हो। चाहे तुम यह लगे कि तुम्हें न लगे, मैं एक डॉक्टर हूँ प्रिय। मुझे पता है तुम्हारा वजन और रंग दोनों बढ़ रहे हैं, तुम्हारी भूख भी बेहतर है। तुम्हारे लिए अब मुझे कम चिंता होती है। मेरा वजन तो 1 ग्राम भी नहीं बढ़ा है, मैंने कहा, और हो सकता है कि मेरी भूख शाम को बेहतर हो और जब यहाँ होते हैं, लेकिन सुबह आप जब नहीं होते तो वह और ख़राब हो जाती है। जॉन ने बड़े स्नेह के साथ मुझे गले लगाते हुए कहा, वो जितना चाहे बीमार रह सकती है, लेकिन अब तो चलो इस समय का सही उपयोग करते हुए सो जाए और सुबह इस बारे में बात करते हैं। और आप मुझे यहाँ से ले नहीं जाएंगे? मैंने निराशा होकर पूछा। अरे भला मैं कैसे जा सकता हूँ प्रिय, बस 3 हफ्तों में और फिर हम कुछ दिनों के लिए एक प्यारी सी यात्रा पर चलेंगे। जब तक जेनी घर तैयार कर रही होगी। सच में प्रिय, तुम बेहतर हो रही हो, शायद शरीर से बेहतर, मैंने कहना शुरू किया, लेकिन बीच में ही रुक गई क्योंकि जॉन अचानक सीधे बैठ गए और मुझे इतनी कठोर और नाराजगी भरी नज़र से देखने लगे कि मैं एक शब्द भी और कह ना पाई। मेरी प्यारी, उन्होंने कहा, मैं तुमसे विनती करता हूँ मेरी खातिर, हमारे बच्चे के खातिर और तुम्हारी अपनी भलाई के खातिर, कि तुम इस ख्याल को अपने दिमाग में एक पल के लिए भी न आने दो। ऐसा सोचना तुम्हारे स्वभाव के लिए बहुत खतरा और भ्रामक हो सकता है। यह सिर्फ एक झूठा और महत्वपूर्ण विचार है। क्या तुम मुझ पर एक चिकित्सक के तौर पर विश्वास नहीं कर सकती कि जब मैं यह कहता हूँ तो स्वाभाविक ही मैंने इस विषय पर कुछ नहीं तो कहा हो। हम जल्दी ही सोने चले गए। जॉन को लगा कि पहले मैं सो गई, लेकिन ऐसा नहीं था।
मैं घंटों तक वहाँ लेटी रही, यह तय करने की कोशिश करती रही कि क्या वह सामने का पैटर्न और पीछे का पैटर्न वाकई एक साथ हिलते हैं या अलग अलग। ऐसे पैटर्न में दिन की रोशनी में एक अनुक्रम की कमी होती है, जो हर तरह के नियम का उल्लंघन, जो एक सामान्य मन को लगातार परेशान करता है। रंग तो पहले ही काफ़ी भद्दा, अनिश्चित और चढ़ाने वाला है, लेकिन पैटर्न पूरी तरह से यातना है। आप सोचते हैं कि आपने इस समझ लिया है, लेकिन जैसे ही आप इसे सही तरीके से पहचानने की कोशिश करते हैं, यह अचानक उलट पुलट जाता है। यह आपके सामने ऐसा होता है मानो चौंका दिया गया हो, गिरा दे और आपके ऊपर रौंद कर चला जाए, या किसी बुरे सपने जैसा लगता है। बाहरी पैटर्न एक सजीव अजीब से डिज़ाइन जैसा है, जो एक फफूंदी का याद दिलाता है। अगर आप कल्पना करें कि मशरूम जोड़ों से लगे हैं और अंतहीन रूप से बढ़ता जा रहा है, तो यह कुछ ऐसा ही है। कम से कम कभी कभी तो ऐसा ही लगता है। इस वॉलपेपर में एक और अजीब बात है, जिसे शायद कोई और नहीं देख पाता, लेकिन मैं देख सकती हूँ। वह एक अजीब सी रोशनी के बदलने के साथ बदलता है। जब सूरज पूरब की खिड़की से चमकता है, मैं हमेशा उस पहली लंबी सीधी किरण का इंतज़ार करती हूँ। तो यह इतनी तेज़ी से बदलता है कि मुझे विश्वास ही नहीं होता। यही किरण है कि मैं इसे हमेशा देखती रहती हूँ। चांदनी में जब चांद होता है तो वह सारी रात खिड़की से अंदर झाँकता है। यह कागज़ ऐसा लगता है मानो कुछ और ही कह रहा हो। रात के समय किसी भी प्रकार की रोशनी में, चाहे वह धुंधला कर हो, मोमबत्ती की रोशनी, लैंप की रोशनी हो, और सबसे ज़्यादा चांदनी में, या बार्स जैसा बना जाता है। मैं बाहरी पैटर्न की बात कर रही हूँ, जो पैटर्न के पीछे की महिला उतनी स्पष्ट दिखाई देती है जितना हो सकती है। मुझे बहुत दिनों तक समझ नहीं आया कि उस पैटर्न के पीछे क्या छुपा है। वो धुंधला सा आभास, लेकिन जब मैं उसे पूरा यकीन से कि वह एक महिला है, दिन के उजाले में वह शांत दबा दबा सा महसूस होता। मुझे लगता कि वह पैटर्न ही उसे उतना स्थिर बनाए रखता है। यह इतना उलझाने वाला है, यह मुझे घंटों तक चुपचाप रखता है। अब मैं ज़्यादातर समय लेटी रहती हूँ। जॉन कहते हैं कि यह मेरे लिए अच्छा है और जितना हो सके मुझे सोना चाहिए। दरअसल उन्होंने यह आदत डलवाई है कि हर खाने के बाद 1 घंटे लेटना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि यह एक बुरी आदत है, क्योंकि सच कहूँ तो मैं सोती ही नहीं, और यह मुझे झूठ बोलने पर मजबूर करता है, क्योंकि मैं उन्हें यह बताती ही नहीं कि मैं जगी रही हूँ। ओह बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि अब मुझे जॉन से थोड़ा डर लगने लगा। कभी कभी वे अजीब से लगते हैं, और यहाँ तक कि जेन भी कभी कभी अनजानी सी नज़र आती है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई वैज्ञानिक परिकल्पना हो कि शायद यह सब उस वॉलपेपर की वजह से हो रहा है। मैंने जॉन को तब देखा है जब उन्हें पता ही नहीं था कि मैं उन्हें देख रही हूँ। मैंने कभी कभी बिना वजह में कमरे में अचानक जाकर बहाने से उन्हें वॉलपेपर की तरफ देखते हुए पकड़ा। और जॉन भी, मैंने एक बार जॉन से उन्हें वॉलपेपर पर हाथ रखते हुए पकड़ा। उसे नहीं पता था कि मैं कमरे में हूँ, और जब मैंने उसे बहुत शांत, बहुत संयमित आवाज़ से पूछा कि वह वॉलपेपर के साथ क्या कर रही थी, तो उसने ऐसे पलटा जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। वह गुस्से में दिखने लगी और मुझे पूछा कि मैंने उसे इतना क्यों डरा दिया। फिर जॉन ने कहा कि यह वॉलपेपर हर चीज़ को दागदार कर देता है जिसे यह छूता है। उसने बताया कि उसे मेरी और जॉन के कपड़े पर पीले धब्बे पाए हैं, और उसने कहा कि काश हम ज़रा और ध्यान रखते। क्या यह मासूमियत भरी नहीं लगा? लेकिन क्या मैं जानती हूँ कि वह उसे पैटर्न का अध्ययन कर रही थी, और मैंने ठान लिया है इसे मुझसे पहले और कोई नहीं समझेगा। अब ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा रोमांचक हो गई है। अब मेरे पास कुछ नया है जिसका मैं इंतज़ार कर सकती हूँ, जिसकी ओर देख सकती हूँ, जिसका अवलोकन कर सकती हूँ। सच में मैं अब बेहतर खा रही हूँ और पहले से ज़्यादा शांत महसूस कर रही हूँ। जॉन मुझे बेहतर होते हुए देखकर बहुत खुश है। एक दिन वह हंसते हुए कहने लगे कि मैं तो इस वॉलपेपर के बावजूद भी लिख रही हूँ। मैंने उसे हंसी में टाल दिया। मेरा उसे बताने का कोई इरादा नहीं था कि यह वॉलपेपर की वजह से है। वह मेरी हंसी उड़ाता, शायद वह मुझे यहाँ से ले जाने का भी सोचता।
लेकिन मैं अभी यहाँ से जाना नहीं चाहती जब तक कि मैं इसे पूरी तरह समझ ना लूँ। अब सिर्फ एक हफ्ता और बचा है और मुझे लगता है यह काफ़ी होगा। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं रातों में ज़्यादातर सोती नहीं क्योंकि इस वॉलपेपर की प्रगति को देखने बहुत दिलचस्प है, लेकिन दिन में मैं काफ़ी सो लेती हूँ। दिन के समय यह काफ़ी थकाऊ और उलझन भरा होता है। वॉलपेपर पर हमेशा नई नई आकृतियाँ उभरती हैं और हर जगह पीले रंग की नई छाइयाँ दिखती हैं। मैंने इसे गिनने की कोशिश की लेकिन यह संभव नहीं है। इस वॉलपेपर का पीला रंग सबसे अजीब है। यह मुझे उस पीली चीज़ की याद दिलाता है जो मैंने देखी थी, लेकिन ये सुंदर चीज़ें नहीं हैं एक जैसे सूरजमुखी, बल्कि ये पुराने बासी और गंदे पीले रंग जैसा है। लेकिन इस वॉलपेपर में एक और बात है, इसकी गंध। मैंने इसे पहली बार कमरे में कदम रखते हुए भी महसूस किया था, लेकिन ताज़ी हवा और धूप के कारण वह तब इतनी बुरी नहीं थी। अब पिछले एक हफ्ते में बारिश और कोहरे के चलते खिड़कियां खुली हो या बंद, यह गंध हमेशा रहती है। यह पूरे घर में फैल जाती है। यह खाने के कमरे में मंडराती है, बैठकर मैं छिपाती हूँ, सीढ़ियों पर इंतज़ार करती है और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी बस जाती है। यह इतनी अजीब है कि जब मैं बाहर सैर करने जाती हूँ और अचानक अपना सिर मोड़ती हूँ तो मुझे वही गंध महसूस होती है। यह गंध बेहद अनोखी है। मैंने घंटों इसे समझने की कोशिश की है, यह जानने की कोशिश की है कि यह किस चीज़ जैसी लगती है। शुरू में यह इतनी बुरी नहीं लगती और काफ़ी हल्की होती, लेकिन यह इतनी गहरी और अस्थायी है कि इसे अनदेखा करना मुश्किल है। इस गीले मौसम में यह बहुत भयानक हो जाती है। मैंने रात में समय जागी रहती हूँ और पाती हूँ कि यह गंध मुझ पर छाई हुई है। शुरुआत में यह गंध मुझे बहुत परेशान करती थी। मैंने गंभीरता से सोचा इस गंध से छुटकारा पाने के लिए, पर पूरे घर को जला दिया। लेकिन अब मैं इसकी आदत डाल चुकी हूँ। मुझे बस एक ही बात समझ में आती है कि यह गंध वॉलपेपर के रंग जैसी है, एक पीला गंध। दीवार पर एक बहुत अजीब निशान है जो नीचे की ओर फर्श के पास दिखाई देता है। यह एक धार जैसा है जो पूरे कमरे के चारों ओर फैला हुआ है। यह फर्नीचर के हर टुकड़े के पीछे होकर जाता है सिवाय बिस्तर के। यह लंबा, सीधा और एक समान निशान है, जैसे इसे बार बार रगड़ा गया हो। मैं सोचती हूँ यह कैसे बना होगा, किसने इसे बनाया होगा और ऐसा करने की वजह क्या रही होगी। यह निशान बार बार घुमावदार रास्ते जैसा है, गोल गोल और गोल गोल। यह मुझे चक्कर आने जैसा महसूस कराता है। आखिरकार मैंने कुछ खोज लिया है। रात में इसे इतने ध्यान से देखते देखते जब यह बदलता है, मैं यह रहस्यमय समझ लिया है। सामने का पैटर्न सच में हिलता है, और क्यों न हिले, पीछे की औरत उसे हिलाती है। कभी कभी मुझे लगता है कि वहाँ पीछे कोई औरत है, और कोई ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही औरत है। वह तेजी से रेंगती है और उसकी रेंगने की पैटर्न हिलने लगता है। फिर जब रोशनी बहुत तेज होती है वह शांत हो जाती है, और जब अंधेरा होता है तो वह सलाखों को पकड़कर जोर से हिलाती है। वह हमेशा पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उस पैटर्न से बाहर नहीं निकल सकता। यह इतना जकड़ने वाला है जैसे कि किसी का गला घोट रहा हो। मुझे लगता है इसी वजह से इसमें इतने सारे सिर हैं। ये बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर पैटर्न उन्हें दबाकर उल्टा कर देता है और उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। अगर इन सिरों को ढक दिया जाए या हटा दिया जाए तो यह इतना डरावना नहीं होगा। मुझे लगता है कि वह औरत दिन में बाहर निकल जाती है, और मैं आपको बताऊंगी, यह मेरा निजी अवलोकन है। मैंने उसे देखा है। मैं उसे अपनी हर खिड़की से देख सकती हूँ। वह एक औरत है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वह हमेशा रेंगती रहती है और दिन की रोशनी में ज़्यादातर औरत रेंगती नहीं। मैंने उसे उस लंबे छायादार रास्ते में देखा, ऊपर नीचे रेंगते हुए। मैंने उसे बगीचे के काले अंगूर की बेलों के आसपास रेंगते हुए देखा। मैंने उसे पेड़ों के नीचे उस लंबी सड़क पर देखा, धीरे धीरे रेंगते हुए, और जब कोई गाड़ी आती तो उसे ब्लैकबेरी की झाड़ियों के नीचे छिप जाती। मैं उसे बिल्कुल दोष नहीं देती। दिन की रोशनी में रेंगते हुए पकड़ा जाना बेहद शर्मिंदगी भरा अनुभव होगा। दिन की रोशनी में जब मैं रेंगती हूँ तो हमेशा दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। रात में ऐसा करना संभव नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जॉन को तुरंत शक हो जाएगा, और जॉन जब इतने अजीब हो गए हैं कि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। काश वह किसी और कमरे में चले जाते। इसके अलावा मैं नहीं चाहती कि रात में उस औरत को कोई और बाहर निकाले, सिर्फ मैं।
कई बार मैं सोचती हूँ क्या मैं उसे कभी सभी खिड़कियों के साथ देख सकती हूँ, लेकिन जितनी तेज़ी से मैं घूमने की कोशिश करती हूँ उतनी ही तेज़ी से मैं सिर्फ एक खिड़की से देख पाती हूँ। और हालांकि मैं हमेशा उसे देखती हूँ, शायद वह मुझे तेज रेंग सकती है जितनी तेज़ी से मैं घूम सकती हूँ। मैंने उसे कभी कभी खुले मैदान में देखा है, दूर दूर तक इतनी तेज़ी से रेंगते हुए जैसे तेज हवा में बादल की परछाई सरक रही हो। काश मैं उस ऊपरी पैटर्न के निचले वाले से हटा पाती। मेरा मतलब है इसे धीरे धीरे आजमाने की। मैंने एक अजीब और बात पता लगाया है, लेकिन इस बार मैं इसके किसी को नहीं बताऊंगी। लोगों पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होता। अब इस वॉलपेपर को हटाने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं और मुझे लगता है कि जॉन को यह सब नज़र आने लगा है। उनकी आंखों में जो भाव है वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने सुना है कि उन्होंने जिनानी से मेरे बारे में बहुत सारे पेशेवर सवाल पूछे। जिनानी ने उन्हें अच्छी रिपोर्ट दी। उसने कहा कि मैं दिन में काफ़ी सोती हूँ। जॉन को पता है कि मैं रात में ठीक से नहीं सोती, भले ही मैं चुपचाप रहती हूँ। उन्होंने मुझसे भी हर तरह के सवाल पूछे और देखने लगे कि वह बहुत प्यार करने वाले और दयालु हैं, जैसे कि उनकी चालाकी समझ नहीं सकती। फिर भी मैं हैरान नहीं हूँ कि वह ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार 3 महीने से इस वॉलपेपर के नीचे सो रहे हैं। यह तो मुझे सिर्फ उत्सुक करता है, लेकिन मुझे पता है कि यह जॉन और जेनानी पर इसका गुप्त प्रभाव पड़ रहा है। वाह, आज आखिरी दिन है और यह काफ़ी है। जॉन आज रात शहर में रहेगा और शाम तक घर नहीं आएगा। जेनानी मेरे साथ सोना चाहती थी, चालाक औरत, लेकिन मैंने उसे कहा मुझे यकीन है मैं अकेले एक रात बेहतर आराम कर पाऊंगी। यह सचमुच एक चाल थी, क्योंकि वास्तव में ज़रा भी अकेली नहीं थी। जैसे ही चांदनी आई और वह बेचारी महिला रेंगने और पैटर्न को हिलाने लगी, मैंने उठकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ लगा दी। मैंने खींचा और उसने हिलाया, मैंने हिलाया और उसने खींचा, और सुबह से पहले हमने उस वॉलपेपर के गर्जों में गर्ज उधेड़ दिए। एक पट्टी इतनी ऊंचाई तक जितनी मेरी सिर तक है और यह कमरे के साथ आधे हिस्से तक फैल गई। और फिर जब सूरज उगा वो और भयानक पैटर्न मुझ पर हंसने लगा, तो मैंने ऐलान कर दिया कि आज मैं इसे ख़त्म कर दूंगी। कल हम यहाँ से चले जाएंगे और वो मेरा सारा सामान फिर नीचे ले जा रहे हैं ताकि चीज़ें पहले जैसी हो जाए। जेनानी दीवार को हैरानी से देखती रही, लेकिन मैंने हंसते हुए उसे कहा कि यह मैंने केवल उस दुरुस्त चीज़ से बदला लेने के लिए किया है। वह हंसी और बोली कि अगर उसे करने का मौका मिलता तो वह खुद ही कर देती, लेकिन मुझे थकना नहीं चाहिए। उसने उस समय अपनी सच्चाई उजागर कर दी। लेकिन मैं यही हूँ और इस कागज़ को मुझसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, कम से कम जो जीवित है। उसने मुझे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की, यह साफ था, लेकिन मैंने कहा अब यह जगह इतनी शांत, खाली और साफ है कि मैं फिर से लेट जाऊंगी और जितना हो सके सोऊंगी। और मैंने यह भी कह दिया कि मुझे खाने के लिए भी न जाएगा। जब मैं जाऊंगी तो मैं बुला लूँगी। अब वह चली गई है, नौकर चाकर चले गए हैं, सामान चला गया है और यहाँ अब केवल एक बड़ा सा पलंग बचा है जिसे हमने पहले से ही कैनवस के गद्दे के साथ यहाँ पाया था। आज रात हम नीचे सोएंगे और कल सुबह नाव से घर लौट जाएंगे। आज जब यह कमरा फिर से खाली हो गया है तो मुझे यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। सोचो, उन बच्चों ने यहाँ क्या क्या तोड़ फोड़ मचाई होगी। यह पलंग तो ऐसा लगता है जैसे इसे किसी ने कुतर डाला हो, लेकिन मुझे अब काम करना है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अब चाबी सामने वाले रास्ते में फेंक दी। मैं बाहर जाना चाहती थी और मैं चाहती थी नहीं कि कोई अंदर आए जब तक जॉन खुद ना आए। मुझे उसे चौंकाना है। मेरे पास यहाँ एक रस्सी है जिसे जेनानी तक नहीं ढूंढ पाई। अगर वह औरत बाहर निकलती और भागने की कोशिश करती तो मैं उसे बांध सकती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि किसी चीज़ से चढ़े बिना बहुत दूर तक नहीं पहुँच सकती। यह पलंग हिलता भी नहीं है। मैंने इसे उठाने और धकेलने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं दर्द से अकड़ गई। फिर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने कोने से इसे थोड़ा सा काटने की कोशिश की, लेकिन इससे मेरे दांत ही दुख गए।
फिर मैंने जितना भी हो सके ज़मीन पर खड़े खड़े सारा कागज़ उधेड़ डाला। यह कागज़ बहुत ही बुरी तरह चिपका हुआ है और इसका पैटर्न जैसे इसे और ज़्यादा मज़े से थामे हुए है। वे सब गला घाटे हुए, सिर फुलाई और आंखें मोटे मोटे फफूंद जैसे उभार जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। अब मैं इतनी नाराज हो रही हूँ कि कुछ बड़ा और बेतुका कर डालने का मन हो रहा है। खिड़की से कूदना एक बेहतरीन व्यायाम हो सकता है, लेकिन खिड़की पर लगी सलाखें इतनी मजबूत हैं कि कोशिश करना भी बेकार है। और वैसे भी मैं ऐसा भी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसा कदम अनुचित होगा और इसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। मुझे खिड़की से बाहर देखना भी पसंद नहीं। वहाँ इतना सारी औरतें रेंगती हुई दिखती हैं और वे इतनी तेज़ी से रेंगती हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे सब उसी वॉलपेपर से बाहर निकली हैं जैसे मैं निकली हूँ। लेकिन अब मैं अच्छी तरह से बंधी हुई हूँ अपनी छुपाई हुई रस्सी में। तुम मुझे वहाँ बाहर सड़क पर नहीं ले जा सकते। मुझे लगता है रात होते ही मुझे फिर से उस पैटर्न के पीछे जाना पड़ेगा और यह बहुत ही मुश्किल है। इस बड़े कमरे में रहना और अपनी मर्जी से रेंगना कितना सुखद है। मैं बाहर नहीं जाना चाहती। मैं नहीं चाहूँगी भले ही मुझे जेनानी भी कहे। बाहर तुम्हें ज़मीन पर रेंगना पड़ता और वहाँ सब कुछ हरा और पीला नहीं, लेकिन यहाँ मैं आराम से फर्श पर रेंग सकती हूँ और मेरा कंधा उस दीवार के चारों ओर बने लंबे निशान में बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए मैं रास्ते नहीं भटकती। अरे ये तो जॉन दरवाजे पर है। यह सब बेकार है नौजवान, तुम अब दरवाजे को खोल नहीं सकते। जॉन कितनी जोर से दरवाज़ा पीट रहा है और चिल्ला रहा है। अब तो वह कुल्हाड़ी लाने की बात कर रहा है। इस खूबसूरत दरवाजे को तोड़ना कितना शर्मनाक होगा। जॉन प्रिय, मैंने सबसे नरम आवाज़ से कहा। चाबी सीढ़ियों के पास केले के पत्ते के नीचे है। कुछ पल के लिए वह चुप हो गया, फिर उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा, दरवाज़ा खोलो मेरी जॉन। मैं नहीं खोल सकती, मैंने कहा। चाबी तो सामने वाले दरवाजे के पास केले के पत्ते के नीचे है। मैंने यह बात कई बार दोहराई, धीरे धीरे और बड़े प्यार से। आखिरकार उसने जाकर देखना ही पड़ा। वह चाबी लेकर आया और दरवाजे खोलकर अंदर आया। दरवाजे के पास आकर वह अचानक रुक गया। यह क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। भगवान के लिए तुम यह क्या कर रही हो? मैं वैसे ही रेंगती रही, लेकिन अपनी कंधे के ऊपर से उसे देखा। मैं आखिरकार बाहर आ गई। मैंने कहा, तुम्हारे और जिनाने के बावजूद, और मैंने ज़्यादातर वॉलपेपर हटा दिया है ताकि अब तुम मुझे फिर से अंदर न डाल सको। अब वह आदमी बेहोश क्यों हो गया, लेकिन वह हो गया और सीधा मेरे रास्ते में दीवार के पास गिर गया। तो अब हर बार मुझे उसके ऊपर रेंगना पड़ता है।